बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सेकेंड फेज़ में एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस और न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल्ला खान न्याजी, एक्स प्रिंसिपल FG सर सैयद कॉलेज। तो थ्योरी तो हम कर चुके, आज से एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स और मल्टीपल चॉइस ये सिलसिला जो है हम आपसे शुरू कर रहे हैं। सेकेंड चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम्स। और सबसे पहले हमारे पास मल्टीपल चॉइस। मैं इसको इस तरह करूँगा कि सवाल पढ़ूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करूँ और जो आंसर है वो लिख दूँ बोर्ड के ऊपर। मसलन फर्स्ट क्वेश्चन है, टू वेक्टर्स लाइज विद देयर टेल्स at the same point. When the angle between them is increased by 20, their scalar product has the same magnitude but changes from positive to negative. The original angle between them was 0, 60, 70 या 80. अब सबसे पहले we know that A dot B is equal to A B cos थीटा। स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में कास का फंक्शन आता है, तो ये सारा सवाल कास के फंक्शन से ही हमने जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक ग्राफ की मदद से आपको समझाता हूँ कि अगर थीटा 0 हो तो उसकी वैल्यू +1 होती है। कास 0 +1 होता है। कास 30 जो है उसकी वैल्यू 0.866 होती है। 60 जो है उसकी वैल्यू 0.5 होती है और कास 90 जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 से 90 के दरमियान में दिस इज व्हाट वी कॉल फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जब आप उसके ऊपर कास का फंक्शन लगाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं। जैसे मैंने कहा कास 0 1 होता है, कास 30 0.866 होता है, कास 60 0.5 होता है, कास 90 0 हो जाता है। लेकिन जो ही हम सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड में एंटर होते हैं तो उसकी वैल्यूज जो है हमारे पास नेगेटिव में आ जाती है। 90 के बाद ये 180 हो गया, 270 हो गया और ये पॉजिटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट्स के अंदर देखते हैं, मैं अगर 120 की बात करता हूँ तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये -0.5 होगी। कॉस 120, कॉस 150 इसकी वैल्यू -0.866 होगी और कॉस 180 जो है दिस इज -1। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट्स के अंदर भी माइनस में वैल्यूज आती हैं अप टू 270। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो फिर पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती है। अगर एंगल 0 और 90 के दरमियान में, जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, तो कॉस का जो फंक्शन जब उसके ऊपर लगाते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं सारी अप टू 90। कॉस 90 0 आ गया। 0 से 180 तक सेकेंड क्वाड्रेंट है और इसमें जब हम कॉस का फंक्शन किसी एंगल पे लगाते हैं तो माइनस का साइन भी साथ आता है। ये मैंने माइनस का साइन वैल्यूज लिखी हैं मुख्तलिफ। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर भी सारा कॉस का फंक्शन जो है हमें माइनस में वैल्यूज देता है। हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट जो 270 से 360 के दरमियान में होगा तो इसमें हमारे पास फिर पॉजिटिव वैल्यूज आ जाती है। अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। दो वेक्टर्स के दरमियान में ये टेल टू टेल हमने मिलाया हुआ है दो वेक्टर्स को, और वेक्टर A है, वेक्टर्स B है, ये थीटा है। वो कहता है कि ये कितना एंगल हो कि अगर उसमें 20 का इजाफा कर दें, 20 का इजाफा कर दें तो न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहे लेकिन साइन कन्वेंशन प्लस की बजाय माइनस हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये 60 से आगे और 90 से पहले ये वैल्यूज, ये 80 का एंगल है, ये 10 का फ़र्क है और ये इसकी वैल्यू है पॉइंट्स के अंदर, और 10 इधर फिर ऐड कर दें
और 90 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो 100 की न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल बराबर cos 80 और cos 100 न्यूमेरिकल वैल्यूज बराबर है, लेकिन cos 80 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, प्लस में वैल्यूज दे रहा है, और 100 जो है cos का 100 20 प्लस करके जब 100 आएगा और उसके ऊपर cos का फंक्शन लगाएंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्ट वही होगी, लेकिन वो हमें रीडिंग दे रहा है। चूँकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमें पता है कि cos की वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन आता है, इस वजह से ये 80 इज़ द करेक्ट आंसर। तो आंसर जो है, आंसर डी ऑप्शन जिसके सामने लिखा है 80, दिस इज द करेक्ट आंसर्स। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन कहता है द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। मेन स्ट्रेस है मिनिमम नंबर। तो सबसे पहली ऑप्शन उसने दी है 2 वेक्टर्स और हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ये कभी भी इनका सम 0 नहीं हो सकता। उसके बाद 3, एटलीस्ट में 3 वेक्टर्स की पॉसिबिलिटी है। लिहाजा मैं आपके सामने ये देखें आप, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर्स बी है और ये वेक्टर सी है। तो जो रिजल्टेंट है ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम द फिगर, दिस इज 0। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर that resultant is equal to a null vector। अगर मैं इस बात को जनरलाइज कर दूं तो आप कोई ट्रायंगल बना लो, मर्जी है जो उसकी डायरेक्शन रखें, जितनी उसकी वैल्यूज रखें, कोई ट्राई एंगल बना लें, एरो लगा के तीनों साइडों को एज अ वेक्टर्स शो कर दें जैसे मैंने शो कर दिया, तो ये बनाएगा कि रिजल्टेंट जो होगा हमेशा नल वेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर है 3। तो इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट आंसर्स की जो ऑप्शन है, तो आंसर बी और ऑप्शन 3 वेक्टर्स एटलीस्ट होने चाहिए विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड टू गेट 0 रिजल्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर होगा 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन कहता है इफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड ए इज आल्सो अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, द एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स विल बी। इसको डायग्राम बना रहा हूं कि हमारे पास 2 वेक्टर हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है। क्वेश्चन समझें पहले। 2 वेक्टर्स, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर, तो हम उन्हें ऐड करना चाहते हैं और वो कहता है क्वेश्चन के कितना एंगल होना चाहिए 2 के दरम्यान में कि अगर हम उन्हें ऐड करें तो जो तीसरा रिजल्टेंट बने उसकी मैग्नीट्यूड भी इंडिविजुअल वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के बराबर हो। अब मैं इसको डायग्राम्स बना रहा हूं कि ये वेक्टर ए है और अब यहां से ये रेफरेंस पॉइंट चेंज हो गया। अब मैं यहाँ से ये सेकेंड वेक्टर्स जो है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। सेकेंड वेक्टर्स है बी जिसकी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड के बराबर है। देन व्हाट शुड बी द एंगल, दिस इज 120। तो जब हम ये तीसरा वेक्टर इसमें ऐड करेंगे तो ये C जो है ये रिजल्टेंट है और C वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो A के बराबर होगी।
ए की मैग्नीट्यूड के बराबर। तो आप देख रहे हैं कि ये केस क्या बना, ये बनी इक्विलैटरल ट्रायंगल बनी। वेक्टर ए और बी के दरमियान में कितना एंगल हो, 120 का एंगल हो। तो जब हम उन्हें ग्राफिकल ऐड कर देंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर सी है, आर फॉर रिजल्टेंट, सी उसका नाम है, तो उसकी मैग्नीट्यूड भी ए के बराबर है। सो द आंसर्स क्या हुआ, आंसर है ऑप्शन डी है, 120 का एंगल है, ऑप्शन डी है 120 का एंगल है। सो द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स शुड बी 120 हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स। तो जब हम ऐड करेंगे तो जो तीसरा रिजल्टेंट होगा उसकी मैग्नीट्यूड भी इंडिविजुअल्स के बराबर है, और ये बनेगी क्या, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये बनेगी इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन 4 कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स ए इज इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस 2k। वेक्टर है ए, गिवन वेक्टर्स 2i प्लस j प्लस 2k। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए हमने कैलकुलेट करनी है। अच्छा भाई, वी नो दैट वेक्टर ए की जो मैग्नीट्यूड है, सिंस दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर ए, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर हम पढ़ चुके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। दिस इज द फार्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर्स व्हेन द components, rectangular components are known. This is only for rectangular components, not for other components. So x component has the values 2, इसका square, y component 1, इसका square, z component भी 2 है और इसका भी square और इसका अंडर रूट। we get 4 plus 1 plus 4 under root. This is 9 and is equal to 3. So the vectors, so the answer is option जो है C है, और C के आगे हमने 3 लिखा हुआ है। So the vector A has the magnitude 3, और उसने चूँकि यूनिट्स नहीं लिखी, हम भी उसको यूनिट्स से वो नहीं लिख रहे, अदरवाइज वेक्टर्स की यूनिट्स होती हैं। इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, Fx 3 न्यूटन है, F 5 है और Fy अननोन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x कंपोनेंट की वैल्यू 3 है, न्यूटन में है, और रिजल्टेंट या एक्चुअल वेक्टर 5 है, लेकिन इसका जो y कंपोनेंट है दैट इज अननोन। तो x और y की वजह से आई एम वेरी मच क्लियर कि दीज टू आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस f, या f उनका रिजल्टेंट है, f इन दो का रिजल्टेंट है। तो वी नो दैट f इज इक्वल टू x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का भी स्क्वायर, देन f y स्क्वायर इज इक्वल टू f स्क्वायर माइनस f x का भी स्क्वायर, देन f y इज इक्वल टू f स्क्वायर माइनस f x स्क्वायर, इसका अंडर रूट। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, 25 माइनस 9 16, this is equal to 4 Newton is the correct options. So here is answer जो हो गया, आंसर B ऑप्शन है, 4 न्यूटन उसके सामने लिखा हुआ है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शंस। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि मीटर स्टिक इज सपोर्टेड बाय द नाइफ एज एट 50 सेंटीमीटर मार्क, RF fangs masses of 0.4 and 0.6 kg from
20 centimeter and 80 centimeter marks respectively. So where should the RF hang the third mass of 0.3 kg to keep the stick balance? ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स का सवाल आ गया और इसमें हमारे पास एक मीटर रॉड है और क्वेश्चन नंबर 6 में ये मीटर रॉड है और इस मीटर रॉड को उसके 50 की पोजीशंस के ऊपर 50 सेंटीमीटर, ये क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ना, जाहिर है। तो उस पर हमने इसको, ये सी है, लेट सपोज सी, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो अब वो कहता है कि एक वेट जो है वो 20 की पोजीशंस के ऊपर हमने सस्पेंड किया है और W1 इज 0.4 kg और ये इसकी जो पोजीशन है ये है 20 सेंटीमीटर्स के ऊपर पोजीशन, और एग्जैक्ट इतने ही फासले के ऊपर हमने एक और वेट सस्पेंड किया राइट पे और दिस इज W2 और इसकी वैल्यू है 0.6 kg, 0.6 kg और इसकी पोजीशंस कितनी है, ये है 80 सेंटीमीटर्स। ये पोजीशन है, याद रखें, ये पोजीशन है मीटर रॉड के ऊपर, जहाँ नंबर लिखा होगा 80 उसके ऊपर ये वेट पड़ा है और 20 के ऊपर ये वेट पड़ा है। अब देखें कि इसका मोमेंट आर्म्स कितना बनेगा, ये है 30 सेंटीमीटर्स, ये मोमेंट आर्म है W1 का और ये भी 80 - 50 30 ही बनता है और ये मोमेंट आर्म है W2 का। ठीक हो गया। अब इसका मोमेंट आर्म 30 है, इसका भी मोमेंट आर्म 30 है। अब जरा खुद इस्तेमाल करें अपने अकल को कि ये वेट ज़्यादा है, ये कम है, तो इसका टार्क ज़्यादा हो जाएगा और इसका टार्क कम हो जाएगा। तो अब हमने बैलेंस भी तो करना है, तो बैलेंस के लिए वो कहता है कि तीसरा वेट वो स्टूडेंट जो है, RF जो है, वो किस तरफ, और वो 0.3 kg का वेट है, वो किस तरफ लगाए, किस तरफ हैंग करे कि हमारा मीटर रॉड जो है वो बैलेंस हो जाए। पहली बात तो ये है कि अक्ल में आए कि सेंटर से राइट पे लेके जाना है या लेफ्ट के ऊपर लेके जाना है। हमें पता है कि राइट पे टॉर्क ज़्यादा है, लेफ्ट के ऊपर कम है, तो इस वजह से जो वेट ऐड करना है, टॉर्क बढ़ाना है, तो उस वेट को किधर लगाएंगे, लेफ्ट पे लगाएंगे। और ये हमने सपोज कर लिया कि ये वेट जो है W3 जो कि 0.3 kg है, 0.3 kg, इसको हमने लेफ्ट पे ही लगाना है, लेकिन पोजीशन जो है इसकी वो अननोन है, हमें नहीं पता। लेट ये A पॉइंट है, इसकी पोजीशंस A है, ये B है, ये C है और इसको मैं D कह देता, लेट। तो फॉर बैलेंस कंडीशन ऑफ मीटर रॉड सिग्मा टॉ शुड बी 0, ये मेन बात है, सिग्मा टॉ शुड बी 0। अब एक टॉर्क टॉ 1, एक टॉर्क टॉ 2 और एक टॉर्क है ये टॉ 3, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है और ये क्लॉकवाइज टॉर्क है। तो वी कैन राइट दैट टॉ 1 प्लस टॉ 3 माइनस टॉ 2, या इसको इक्वल टू ये टॉ 2 कर देते। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव हैं दोनों और ये उसका नेगेटिव होता है। टॉ 1 इज W1 इनटू, इसका मोमेंट आर्म्स कितना बनेगा, AC, प्लस टॉ 3 फोर्स है W3 और इसका मोमेंट आर्म है CD या DC, और टॉ 2 जो है फोर्स है W2, इसका मोमेंट आर्म है BC। अब W1 की वैल्यू गिवन है 0.4 इंटू AC कितना है, ये लिखा हुआ है 30 सेंटीमीटर्स, दिस इज 30 प्लस W3 इंटू X, X मीन अननोन और X क्या है,
मोमेंट आर्म है W3 का, x क्या है, मोमेंट आर्म है W3 का, W2 कितना है 0.6 और BC कितना है 80 - 50 दैट इज अगेन 30, ये बन जाएगा 12 प्लस 0.3x इज इक्वल टू 18, देन 0.3x इज इक्वल टू 18 minus 12, so 0.3x is equal to 6, then x is equal to 6 by 0.3 is equal to 20 centimeters. ये 20 सेंटीमीटर मोमेंट आर्म है, दिस इज मोमेंट आर्म, दिस इज मोमेंट आर्म ऑफ W3. So the locations या positions या the hanging position of W3 is how much, 30 centimeters. चूँकि 50 से लेकर C से लेकर D तक डिस्टेंस होना चाहिए 20, और वो तब होता है कि अगर हम उसको 30 की पोजीशन उसके ऊपर लगा दें तो 50 माइनस 30 जो है वो 20 मोमेंट आर्म बनता है। तो ये पोजीशन है हैंगिंग पोजीशन। सो द आंसर है इसका सी, ऑप्शन सी, जहां लिखा है 30 सेंटीमीटर्स। तो दिस इज द आंसर।